डॉक्टर रईसा गुल साहिबा, थैंक यू वेरी मच। आज हमारे प्रोग्राम तशरीफ़ लाई। डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, सो वी कैन यूज़ both terms because you are a PhD doctor, right? I'm a PhD doctor. Okay. I'm a nurse by profession. Nurse by profession, I right. will also say thank you very much for Okay. inviting me here. Thank you very much for being here. आप जो है शिफा में होती हैं, शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के डीन भी हैं, और you have also served in the AKU, right? Yeah, for several years. For several years. नर्सिंग एक बहुत ही वास्ट एरिया है, वास्ट एरिया ऑफ स्टडीज़ है। इट्स कंप्लीट एकेडमिक डिसिप्लिन प्लस हेल्थ केयर सिस्टम। तो उस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए कि जब भी हम नर्सिंग की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक बहुत ही नैरो आइडिया आता है कि एक नर्स का जो पिक्चर हमारे जहन में आता है। तो व्हाट इज़ नर्सिंग एक्चुअली, बेसिकली इसका ब्रॉडर आइडिया क्या है? ओके जी, नर्सिंग का अपना जो रोल है वो बहुत ब्रॉड है और डाइवर्स है। लेकिन जैसे आपने राइटली कहा कि हमें बहुत लिमिटेड मालूम है। हम यूजुअली जो है उसको ये समझते हैं कि नर्स जो है बस वो शायद डॉक्टर की एक असिस्टेंट होती है। जी बिल्कुल। इस पे मैं थोड़ा सा कहूँगी कि एक तो ये है कि नर्स का रोल दुनिया भर में प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, हेल्थ प्रमोशन से लेके फिर जो हम कहते हैं उसके अंदर क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेशन, उस सब में है। तो जैसे नर्सेज जो हैं वो होम हेल्थ केयर में भी काम करती हैं, वो कम्युनिटी में बहुत अच्छे स्ट्रक्चर होते हैं, और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी काफ़ी अच्छे हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं हैं। स्कूल हेल्थ है, और फिर हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के अंदर भी बहुत ही डाइवर्सिटी ऑफ रोल्स है। आप बेड साइड से लेके जब इनिशियली आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो दैट इज़ अ मस्ट कि फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न कि बेड साइड पे आप पेशेंट की केयर किस तरह से करते हैं, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव भी आपके रोल होते हैं। इस तरह से आप फिर अगर एजुकेशन में जाते हैं तो एक इंस्ट्रक्टर से लेके आप प्रोफेसर एंड डीन तक जा सकते हैं। You are an example of, जी, आई एम माई सेल्फ एन एग्जाम्पल। जैसे मैं हॉस्पिटल की डायरेक्टर भी रही हूँ, मैनेजर भी रही हूँ, मतलब आई हैव प्लेड ऑल रोल्स। तो विद इन द हॉस्पिटल पाकिस्तान में तो हम उसको ये समझते हैं कि वो सिर्फ डॉक्टर की असिस्टेंट है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि नर्स के कुछ रोल जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, जो ज़्यादा लोगों को उसी की समझ है। डिपेंडेंट जो कि प्रिस्क्रिप्शन है, ये डॉक्टर का ऑर्डर है तो नर्स ने उसको फॉलो करना है पेशेंट के लिए, उससे हम ज़्यादा अवेयर हैं। लेकिन देयर इज़ ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट रोल जिसमें एक टीम की तरह नर्स काम कर रही होती है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक पेशेंट है आईसीयू में है या रिकवरी में है, तो उसमें डॉक्टर ने तो कुछ चीज़ें बताई हैं और कुछ टाइम के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद सारा काम जो है पेशेंट को क्या देना है या जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसका पेशेंट किस तरह से उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही है, क्या पैरामीटर्स हैं, तो उसको मॉनिटर करना, उसमें कोई चेंज लाना, पेशेंट की फैमिली के साथ कम्युनिकेट करना, पेशेंट को रिकवरी के लिए, जैसे अगर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है तो पेशेंट का एनेस्थीसिया से वो कब रिकवर हुआ, तो अभी उसको कब फिर फ्लूइड देना है, यानी अगर वो पहले उसको कुछ ओरल नहीं मिल रहा था, अब वो उसको कब देना है, कितना वो टॉलरेट करना है, उसको कैसे वीन ऑफ करना है। तो बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक इंटरडिपेंडेंट है जिसमें डॉक्टर का भी रोल है, नर्स का भी है, फिजियोथेरेपिस्ट का भी है, कहीं पे रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं, उनका अपना रोल है। तो दीज आर इंटरडिपेंडेंट हैं। एंड थर्ड इज़ द इंडिपेंडेंट रोल। तो इंडिपेंडेंट के अंदर वो वाले रोल हैं जिसमें एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ है, पेशेंट के लिए मॉनिटरिंग है, रिपोर्टिंग है, कम्युनिकेशन विद फैमिली है, डिस्चार्ज प्लानिंग एंड टीचिंग है। तो देयर आर सेवरल थिंग, लेकिन ये वो वाले रोल हैं कि आवर public is usually not aware of those roles. That's why जनरली ये जो लार्जर आपने पिक्चर पेश किया जी,
तो नर्सिंग के हवाले से एक तो पब्लिक परसेप्शन, यू आर राइट, कि उसमें काफ़ी हम नैरोली इस चीज़ को देखते हैं। दूसरा, पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर इस तरह की फैसिलिटीज़, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जिससे जो वाकई जो नर्सिंग का शोबा है उसकी जो इम्पोर्टेंस है या उसका सिग्निफिकेंस, उसकी वैल्यू एडिशन को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। आई एग्री विद पूरी दुनिया में जैसा होता है, अब पाकिस्तान के ट्रेन नर्सेज जो बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन से इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, एंड दे गेट वेरी गुड सैलरीज, यू नो, बिकॉज द रीज़न इज़ दैट हमारे यहाँ ट्रेनिंग के कुछ इदारे तो हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम हेल्थ केयर सिस्टम पे देखते हैं तो देयर आर मेनी चैलेंजेस एज वेल। एग्जैक्टली। तो उसमें क्या चैलेंजेस आप देख रही हैं, मतलब व्हाट आर दोस की इम्पेडिमेंट्स जो रोकती हैं एक बेहतर ग्रोथ से? इफ़ आई फर्स्ट स्टार्ट विद एजुकेशन से शुरू करते हैं एंड देन वी गो टू जहाँ पे उनकी एम्प्लॉयमेंट होती है। तो एजुकेशन में हमारे पास ये है कि 2018 तक नर्सेज वर प्रिपेयर एट द डिप्लोमा लेवल, यानी वो मैट्रिक के बाद 3 इयर्स का डिप्लोमा करती थी और फिर 1 साल की स्पेशलाइजेशन होती थी। लेकिन पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एंड हायर एजुकेशन कमीशन, इन दोनों के मुश्तरका उससे जो एक डिसीजन उनका मुश्तरका था वो ये था कि लाइक द वर्ल्ड वी ऑल्सो वांट द नर्स ऑल्सो बी टू एट द ग्रेजुएट लेवल, यानी 4 ईयर BSc पे उसकी एंट्री हो और वो इंटरमीडिएट के बाद आए। क्योंकि अगर आप हेल्थ केयर के दूसरे डिसिप्लिन को देखते हैं तो फिज़ियोथेरेपिस्ट जो हैं वो भी आज इंटरमीडिएट के बाद आते हैं, डॉक्टर है अगर MD तो वो भी इंटरमीडिएट के बाद आते हैं, और तो सब लोग अगर फार्मासिस्ट हैं तो वो सब इंटरमीडिएट के बाद हैं, और नर्स थी वो मैट्रिक के बाद आ रही थी। तो दैट वाज ऑफ कोर्स अ बिग गैप आइडेंटिफाइड, और इसके लिए 2000 में नर्स लीडर ने ये विज़न प्रिपेयर किया था कि हम बाय 2020 वी विल मूव फ्रॉम डिप्लोमा टू डिग्री, और वो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया गया। 2018 में HEC की साइड से ये डायरेक्टिव था, लेकिन फिर साथ में कोविड भी जब आया तो 19 में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। सो वहाँ पे जो हमारे पास चैलेंज आ रहा है कि नाउ नर्सिंग इज़ सीन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, और मेरे ख्याल में जी आप अगर एक सर्वे करें तो शायद आपको कोई पता नहीं कितने आपको मिनिस्टर मिलेंगे और कितने ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे और कितने बिजनेसमैन मिलेंगे कि उनके अपने स्कूल्स हैं, नर्सिंग स्कूल। इस वक्त हमारे पास 400 से भी ज़्यादा स्कूल हैं जो डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं, जो सो कॉल्ड दे आर अप्रूव्ड ऑल्सो बाय पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। तो उसके लिए ये है कि सिर्फ आप ये नहीं है कि स्टूडेंट जो आप इंडक्ट कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट के बाद हों, करिकुलम आपको चाहिए, करिकुलम पे फिर भी अच्छे से काम हुआ, लेकिन द डिलीवरी यू नो दैट मैटर्स। तो उसमें इतने अच्छे हमारे पास नंबर ऑफ एजुकेटर्स जो है ना, कॉम्पिटेंट एजुकेटर्स, दैट इज़ अ बिग चैलेंज। ये एक बड़ा चैलेंज है जो हमारे प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। सेकंड जो चैलेंज है कि नर्सिंग इट्स अप्लाइड साइंस, हम उसको कहते हैं, नहीं कि सिर्फ थ्योरी पे नहीं चलता। यू नीड अ गुड क्लिनिकल एक्सपोजर एंड गुड क्लिनिकल प्लेस जहाँ पे आपके पास अच्छे प्रिसेप्टर भी हों और आप अच्छी चीज़ें सीखें। तो हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं कि उनके पास पढ़ाने के लिए तो एक अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन दे डोंट हैव क्वालिफाइड टीचर्स एंड देन दे डोंट हैव अ वेरी गुड क्लिनिकल प्लेसमेंट। तो वो किसी के साथ जैसे इल्हाक करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, तो वहाँ पे फिर क्लिनिकल ना इतने अच्छे प्रिसेप्टर होते हैं और ना ही उनको फिर इतना अच्छा एक्सपोजर मिलता है। तो दीज आर द टू बिग चैलेंजेस आई विल से। क्योंकि जो दूसरी चीज़ें जैसे लाइब्रेरी वगैरह, तो वो तो आजकल आपको ऑनलाइन ही इतनी चीज़ें मिल जाती हैं, तो दैट इज़ नॉट सच अ बिग डील। लेकिन दीज आर द टू थिंग, कॉम्पिटेंट टीचर्स, लैक ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स एंड देन क्लिनिकल प्लेसमेंट जो आपके पास हो। तो ये तो एजुकेशन के कुछ चैलेंजेस हैं।
एजुकेशन में ये भी है कि अब जब इतने सारे स्कूल ये कॉलेजेस खुले हैं, सॉरी आई एम कीप सेइंग स्कूल, कॉलेजेस जो खुले हैं, तो अगर वो प्राइवेट में जाते हैं तो फिर फंडिंग फॉर सपोर्ट, मतलब इतने जैसे हमारे पास वो नहीं है सिस्टम के स्टूडेंट को लोन दिया जा सके। How much they charge usually? कितना चार्ज करता है एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज जो है? प्राइवेट कॉलेज सबका फ़र्क होगा, बट आई कैन स्पीक फॉर आवर कॉलेज। ये तकरीबन 4 years का जो है वो 4 साल का 17 to 18 lakhs का पड़ता है। Which is paid in installments? It is per semester। Per जी, semester, per okay. semester। Total cost जो 18 जी, total 4 years की, 4 years की। सही। तो ये वेरी करता है कि वो क्या चार्ज करते हैं एंड व्हाट क्वालिटी दे है। जी जी, अब अगर आप AKU का देखेंगे तो वो हमसे मुख्तलिफ है, हमारा थोड़ा मिडल में है, लेकिन आप और कुछ वो देखेंगे तो वेरिएशन है। जी, कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, तो दैट्स डिफ़िकल्ट टू से। तो ये तो कॉलेज लेवल पे या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के चैलेंजेस हैं। फिर हॉस्पिटल के क्या चैलेंजेस हैं? तो हॉस्पिटल में शॉर्टेज ऑफ नर्सेस, यानी आप देखें कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए हमारे पास नर्सेज और मिडवाइफ मिला के ही कोई 100,000 की फिगर है टोटल। और उसमें से भी समझ लें कि 24 करोड़ की आबादी है के लिए अंदाज़ा लगाएं। जी, तो आप ये देखिए, और उसमें से भी अगर मैं पिछले 2-3 साल में कोविड के बाद से बहुत सारे नर्सेज हमारे कुवैत गए, कतर गए, अभी इस वक्त UK से डिमांड है, जर्मनी से डिमांड है, ऑस्ट्रेलिया से डिमांड है, क्योंकि वर्ल्ड में शॉर्टेज है, बहुत सीवियर शॉर्टेज है। तो वो लोग आसानी से वहाँ पर जा सकते हैं। सो एक्चुअल हमारे पास ग्राउंड पे कितने हैं, लेकिन ये एक मैं रफ बता रही हूँ कि अराउंड 100,000, सो दैट्स नॉट सफिशेंट। वो वाला तो जब जाहिर है जब आपके पास शॉर्टेज होती है तो आप अपना काम ठीक से नहीं कर सकते हैं। एक सिंपल से मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि आइडियली एक नर्स के पास एक जनरल वार्ड में 5 से 6 पेशेंट होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक नर्स के पास 15 भी हैं, 20 भी हैं, और इवनिंग और नाइट शिफ्ट पे तो एक आपको अकेली नर्स मिलती है, इवन अगर वो 30 या 40 भी होंगे। जी, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बड़ा इशू जो है वो ये वाला है। Then that's why they cannot take care properly. वो अपना प्रोफेशनली एफिशिएंट नहीं हो सकते। जी, वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जी। एंड एक्सप्लॉयटेशन भी है वर्कर्स की, बिकॉज नर्सिंग के 8 घंटे की अगर उसकी जॉब है जी, तो देयर इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, राइट? सो एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा है कि एक लेवल से ज़्यादा लोगों को देखना आसान तो नहीं है। और फिर जब वो अपना काम नहीं कर सकते हैं तो वो ना खुद सेटिस्फाइड होते हैं, ना उनका पेशेंट सेटिस्फाइड हो सकता है, ना फैमिली सेटिस्फाइड होती है। ये तीनों चीज़ें हैं। एरर किस में चांसेस होते हैं, इट इफेक्ट्स देयर कम्युनिकेशंस ऑल्सो। जाहिर है कि अगर आप ओवर बर्डन हैं, स्ट्रेस हैं, तो उसका इम्पैक्ट घर पे भी पड़ेगा, फैमिली पे भी पड़ेगा। बिल्कुल जी, उनकी खुद की हेल्थ पे भी पड़ता है, फैमिली पे भी पड़ता है, ये वाला है। वर्किंग कंडीशंस जो हैं, जब मेरी खुद की नर्सिंग जो है वो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल से है, तो जब मैंने लेडी रीडिंग पेशावर, तो वहाँ पे मैंने जो कुछ देखा किस तरह से चीज़ें मैनेज होती थी। सपोज़ एक पेशेंट की बेडशीट है तो वो 4-5 दिन भी चेंज नहीं हो सकती थी क्योंकि अवेलेबल ही नहीं होती थी, बेडशीट नहीं होती जी, और स्टाफ भी ज़ाहिर बात नहीं होंगे। जी, स्टाफ तो नहीं होता था, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। लेकिन व्हेन आई वेंट टू कनाडा और वहाँ पे जब मैंने काम किया तो मतलब यू कुड एंजॉय इट। क्यों कि आपको जो कुछ अपने पेशेंट के लिए चाहिए इट इज़ रेडिली अवेलेबल, ठीक है। सो तो वट एवर यू वांट टू डू तो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आपके पास चीज़ें नहीं हैं, इवन मुझे लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में ये भी याद है कि पेशेंट की अगर ड्रेसिंग करनी है तो उसको कॉटन और स्पिरिट भी बाद दफ़ा लिख के देते थे
ठीक है, तो वो इम्पैक्ट करती है ना आपके काम को, डिले करती है, इम्पैक्ट करती है। एंड देन यू द नर्स रन अराउंड लाइक एडमिन का, यू नो, एडमिन पर्सन की तरह एडमिनिस्ट्रेशन के काम भी करने, अपना हेल्थ केयर वाला भी करना, और बहुत सारे नॉन नर्सिंग फंक्शन, जैसे अभी अगर एग्जांपल में AKU की भी लूँ कि वो अच्छे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे है, या शिफा है, तो उसमें बहुत सारे काम यूनिट रिसेप्शनिस्ट करते हैं। जैसे लेबॉर्ट्री के साथ कम्युनिकेशन है, या एडमिशन का प्रोसेस है, या दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन हमारे पब्लिक हॉस्पिटल में वो सारे काम नर्स को करने पड़ते हैं। तो जब आप बहुत सारे नॉन नर्सिंग फंक्शन हैं, और हालांकि इसका बहुत सिंपल सा सलूशन है, आप उसके BA लेवल के लोगों को ले लें, इंटरमीडिएट ले लें, एडिशनल स्टाफ, सरप्लस स्टाफ भी होते हैं, उनको किसी को लगाना चाहिए ना इस काम। तो ये मतलब आसानी से ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऑल ऑफ दैट इज़, तो स्टाफ की जो शॉर्टेज है, दैट इज़ आई विल से अ ह्यूज प्रॉब्लम, लैक ऑफ रिसोर्सेज ये है। और फिर जाहिर है जब एक नर्स अच्छा काम अपना नहीं कर सकती, तो जैसे मैंने कहा वो ख़ुद भी डिससेटिस्फाइड है, लेकिन वो उसके मरीज़ का भी जब काम डिले होता है और फैमिली भी स्ट्रेस में होती है, तो वो फिर सारी चीज़ें जो हैं वो भी इफ़ेक्ट करती हैं, रिएक्शन होता है। तो दैट इज़, लेकिन इसमें अभी जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है हमारे यहाँ और डेवलप वर्ल्ड में, तो यही है कि हेल्थ केयर सिस्टम इज़ वेरी इम्प्रूव्ड है, मतलब उनकी क्वालिटी बेहतर है, और नर्सिंग का जो काम है, जो स्पेसिफिकली प्रोफेशनल रोल है, वो उनको करने का मौका मिलता है। एंड देन ऑफकोर्स देयर इज़ ऑलवेज क्रिएटिविटी इन्वॉल्व, यू नो, इनोवेशन भी कर सकती हैं। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान में जब ऐसी सूरत हाल हो तो क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुमकिन है? आई मीन समटाइम्स पेशेंट हैं, उनको तसल्ली देना ऑनलाइन कोई सिस्टम हो, आई मीन आई डोंट नो, टेलीमेडिसिन में तो होता है, नर्सिंग में कोई टेक्नोलॉजी का होता है कुछ इस तरह का? बिकॉज इट इज़ मोर फिजिकल वर्क, राइट, रादर देन इंटरेक्शन विद द पेशेंट एंड ऑल दैट। अभी अब्रॉड तो इस पे कुछ मैंने सुना है, जैसे कि वो जेरियाटिक पेशेंट्स के लिए उनके पास ऐसे रोबोट्स, ऐसी वो चीज़ें हैं कि या डॉल्स हैं कि वो जो बातें करती हैं, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट को और कुछ नहीं चाहिए, जो जैसे नर्सिंग होम में है, लेकिन उस वक्त उससे कोई इंटरेक्ट करे, कोई उनसे बात करे, तो वो इस तरह से है। अभी यहाँ पे तो इतना नहीं है, यहाँ पे अभी जो टेक्नोलॉजी का है वो पेशेंट के प्रोग्रेस रिपोर्टिंग वगैरह के लिए उसमें चीज़ें हैं, मेडिकेशन के ऑर्डर के लिए, जैसे पहले जब जिस टाइम मैं नर्सिंग करती थी, तो या जब मैंने एज ए स्टूडेंट या स्टाफ थी, तो हम सब कुछ मैनुअली करते थे। तो अभी ये है कि वो चीज़ें कंप्यूटराइज हैं, यू नो, यू कैन लुक इनटू व्हाट इज़ द डॉक्टर्स जनरली, मैंने वेरी करेगा कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, लेकिन जनरली जो आपका एक तजुर्बा है, आपने इस फील्ड में बहुत वक्त गुजारा, कि डॉक्टर्स का एटीट्यूड नर्स की तरफ कैसे होता है जनरली? मतलब दे सी दैट इक्वल पार्टनर्स आर समवेयर, यू नो। इसको भी आप जर्नलाइज नहीं कर किया जा सकता, लेकिन कुछ तजुर्बे इस तरह के हो सकते हैं पाकिस्तान, या आपने बाहर भी काम किया वहाँ और यहाँ फ़र्क तो होगा। जी, वहाँ पे है कि जर्नली दे हैव मोर अप्रिसिएशन, दे हैव मोर रिस्पेक्ट। यहाँ पे है कि वेरी करता है। अगर मैं पर्सनली एक बात करूँ तो आई हैव इंजॉयड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, इवन एज अ स्टाफ नर्स। जब मैं बहुत फ्रेश थी तो मेरे यूनिट के प्रोफेसर जो है वो, जैसे मेरी ड्यूटी में ये भी होता था ना, जो मैं कह रही हूँ नॉन नर्सिंग फंक्शन, कि आपने हॉस्पिटल का जो है मेन स्टोर है, वहाँ से आपने मेडिसिन लेकर आनी है। और इसी तरह से जो दूसरी सप्लाईज होती थी, तो वार्ड की जो इंचार्ज नर्स होती थी वो जाकर लाती थी। तो ज़ाहिर है मेरे प्रोफेसर को ये पता होता था, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगी, प्रोफेसर बखबुलन मेरे टीचर थे, और वो उस वार्ड के इंचार्ज थे। तो वो जिस दिन हमारे हफ्ते में 2 दिन हमें ये इंडेंट लाना होता था, तो जब लाना होता था उस दिन मुझसे पूछते थे कि रईसा मुझे बताओ कि आज मैं कौन से पेशेंट्स का राउंड करूँ। तो मतलब टू मी फॉर अ वेरी यू नो आई विल से नॉविस नर्स,
टू हैव दैट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट। तो बहुत था। इसी तरह से अगर मैंने आगा खान में जो काम किया है तो आई ऑलवेज इन्जॉयड, यू नो, बहुत रिस्पेक्ट मुझे मिली अल्हम्दुलिल्लाह। सेम वर्किंग इन शिफा। तो जर्नली, लेकिन हम जब बात करते हैं तो वो एवरेज ये जर्नल उसकी बात करते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हम बात करते हैं जहाँ जो है अक्सर ये हमें शिकायत मतलब लोग करते हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर भी है, हरासमेंट, वर्क प्लेस हरासमेंट की बातें होती हैं और पेशेंट की तरफ से भी बाज़ औक़ात होता है। मतलब नर्सेज जनरली, खासकर फीमेल नर्सेज होती हैं, दे आर मोर वल्नरेबल टू वर्क प्लेस हरासमेंट्स। तो ये इस तरह के वाक़यात मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को, आई मीन पब्लिक हॉस्पिटल्स में सब जगह हो सकते हैं, ये प्राइवेट में भी हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि जर्नलाइज नहीं कर सकते। ये जो मैं आपको लेडी रीडिंग बता रही हूँ, ये तो आज से इतने साल पहले की, आई एम टॉकिंग ऑफ 1980, ठीक है। और पब्लिक हॉस्पिटल तो बहुत सारे, और सिर्फ ये मतलब मेरी नहीं है, इवन एज अ स्टूडेंट नर्स जो मैंने देखा था अपने लेबर रूम में, मैंने देखा था डॉक्टर शफीक थे, जो मतलब पूरा जो कंट्रोल था वो हेड नर्स के पास ही होता था। तो लेकिन दूसरी साइड से जब आप कहते हैं तो अब्यूज़ के भी हम देखते भी थे, सुनते भी थे। और आज भी शायद तो इसमें जर्नलाइजेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो एक तो है ना जर्नली किसी की रिस्पेक्ट करना, उसकी नॉलेज की वजह से, आई थिंक दैट इज़ अनदर फैक्टर कि जो भी नर्स है उसकी ख़ुद की नॉलेज और स्किल वो क्या है, ठीक है, एंड देन यू नो यू कैन हैव द रिस्पेक्ट। लेकिन अगर आप अपना काम नहीं करते, अपनी कॉम्पिटेंस को आप अपग्रेड नहीं करते हैं, तो नेचुरली फिर आपको उस तरह से नहीं देखा जाएगा। तो जर्नलाइजेशन वुड बी डिफ़िकल्ट, बट वी हैव ऑल काइंड ऑफ एग्जांपल्स। अच्छा, इसमें जनरली एक लोगों का परसेप्शन भी है ना कि नर्स की जब बात आती है, हम कहते हैं ख़वातीन इस जॉब के लिए फ़िट हैं। क्या ख़वातीन फ़िट है या मर्दों को भी नर्स होना चाहिए? नहीं, आई थिंक बोथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये है कि उनको अपनी राइट जगह पे होना, आई थिंक इस पे तो दैट इज़ अनदर थिंग, अ रीसेंट चेंज। जब शुरू में BSc, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ AKU में हमने शुरू किया था 1997 में 4 ईयर BSc। गवर्नमेंट लेवल तो भी मैंने 2019 पे बात की ना, जब अक्रॉस द बोर्ड हमने कहा वी स्विच फ्रॉम डिप्लोमा टू डिग्री। लेकिन AKU में 97 में शुरू हुआ। तो उससे पहले ये होता था, जब डिप्लोमा के स्कूल्स थे तो काउंसिल की साइड से ये डायरेक्टिव था कि you could either have the male school of nursing or you could have female। तो पाकिस्तान में बहुत कम थे, जैसे कोयटा में था, कराची में लियाकत नेशनल में ये हॉस्पिटल थे। और फिर अराउंड 2000 तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए, जब से यानी BSc फिर शुरू हुआ और उसमें कोई एजुकेशन थी, तो काफ़ी सारे हमारे पास मेल आए। लेकिन काउंसिल की साइड से ये था कि आप सिर्फ 10% मेल्स को ले सकते हैं और 90% फीमेल होंगी। आई थिंक दैट वाज आल्सो नॉट अ गुड पॉलिसी। और फिर 2018 में एक और आई विल से एक दूसरी साइड पे हम चले गए। तो वो ये था कि बिल्कुल ओपन मैरिट हो और उस पे हो, और उसमें पिछली गवर्नमेंट का ये था कि ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ओपन मेरिट पे ही होना चाहिए। तो उसमें से थोड़ा सा ये है कि हमें फैक्टर्स देखने चाहिए कि क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। यानी अगर हम देखें तो पाकिस्तान में मेल फीमेल की जो रेशो है पॉपुलेशन की, दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है जी। लेकिन जब बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो इट्स यूजुअली इट्स मदर हु विल अकम्पनी देयर चिल्ड्रन। तो इन सब की तरफ से देखते हुए इस तरह से तो हम कहेंगे कि एक फेयर रेशो जो है, या फेयर जो वो है कि अगर हम 40-60 या 30-70 का रेशो मेंटेन करें, दैट विल बी अप्रोप्रिएट। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन जो आपने कहा, तो दोनों का इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास कल्चरली अगर हम देखें तो मेल
पेशेंट के लिए फ़ीमेल कर सकती है, लेकिन इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट अगर सेम जेंडर जो है उसको सर्व करते हैं। और हमारे अपने रिसर्च जो हैं काफ़ी सारे इवन विद इन पाकिस्तान भी, अब्रॉड की भी, लेकिन पाकिस्तान की भी है कि पेशेंट आर मोर कंफर्टेबल इफ़ दे आर सर्व्ड बाय द सेम जेंडर रादर देन द ऑपोजिट जेंडर। लेकिन हमारे कल्चर में तो फीमेल को अगर मेल देखेंगे तो दैट विल नॉट बी कंसिडर अप्रोप्रिएट। सो इस हमारे जैसे भी एक्सीडेंट इमरजेंसी का एरिया है, मेल पेशेंट हैं, ऑपरेशन थिएटर जैसे एरिया हैं जहाँ पे मेल पेशेंट को भी ऑपरेट करते हैं, तो काफ़ी सारे एरिया हैं कि जिसके अंदर मेल विल बी मोर अप्रोप्रिएट। अब आप सोचिए कि अगर एक ऑर्थोपेडिक यूनिट है और उसमें टांग टूटी हुई है या हाथ टूटा हुआ है और पेशेंट बेड रिडन है, उसमें अगर एक यंग फीमेल नर्स मेल की केयर करती है तो इट विल नॉट बी सो अप्रोप्रिएट, और वो ज़्यादा बेहतर होगा उस नर्स के लिए भी, और पेशेंट भी मोर कंफर्टेबल होगा अगर उसको अपने ही जेंडर सर्व करे। तो आई थिंक दे बोथ हैव देयर ओन प्लेस एंड बोथ शुड बी रिस्पेक्टेड, बट द रेशो शुड बी मेंटेन इन अ वे कि वो अप्रोप्रिएट हो। राइट। अच्छा, ये जो 4 साल का कोर्स है, फिर 1 साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम 5 साल में, तो एक नौजवान लड़का लड़की जो हु एस्पायर टू बी गुड नर्सेस, यू नो, तो ये ज़्यादा नहीं है टाइम पीरियड? बिकॉज पीपल जनरली आर्ग्यू दैट कि एक डॉक्टर बनने के लिए भी 5 साल, इंजीनियर के लिए भी, नर्स के लिए, तो नर्स को, हालांकि ये इससे ज़्यादा ज़बरदस्त फील्ड है जनरली लोग लेकिन उसको इस तरह देखते हैं वेटेज के हिसाब से ना। मेरे ख्याल में आप भी उसी परसेप्शन से मुतासिर है कि वो तो उसने तो खाली असिस्ट करना है और टीका लगाना है। ये पब्लिक परसेप्शन है बेसिकली। इसलिए मैं, क्योंकि आई एम जस्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम हाउ पीपल थिंक अबाउट, यू नो, तो जाहिर बात है आजकल तो ओपन वर्ल्ड है, लोग। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है? देखें, अगर आप नर्स हैं तो इसका मतलब है आप ह्यूमन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है? एग्जैक्टली। अब ह्यूमन के साथ डील करने हैं तो आपको ह्यूमन एनाटॉमी पता होनी चाहिए, ह्यूमन की फिजियोलॉजी पता होना चाहिए, ठीक है जी? फिर इन्फेक्शन कंट्रोल से कैसे प्रिवेंट करना है, ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एथिक्स का पता होना चाहिए। आपने मेडिकेशन की कैलकुलेशन करनी है तो आपको मैथ्स आना चाहिए। जो पेशेंट को मेडिसिन मिल रही है तो इसके लिए उसका पॉसिबली क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है? तो आपको फार्माकोलॉजी पढ़नी है, आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है। फिर उसके बाद नर्सिंग के अगर कोई भी मुख्तलिफ डिजीज़ हैं, सर्जरी भी है, मेडिसिन भी है, क्रिटिकल केयर में भी है, तो आपको उन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक पेशेंट आता है किसी भी सर्जरी के बाद और आप उसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर पर्सन का सर्जरी क्या थी और सर्जरी से पहले उसकी डायग्नोसिस क्या थी जिसकी वजह से ये सर्जरी हुई। फिर ये सर्जरी अगर हुई तो इसके पॉसिबल इफ़ेक्ट क्या होंगे दूसरे सिस्टम्स पे। तो ज़ाहिर है आपको ये सारी डिजीज़ भी पढ़नी है। फिर जैसे मैंने मेडिसिन के कि उसको अगर खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा आफ्टर एनेस्थीसिया, तो एनेस्थीसिया का भी पता होना चाहिए कि कितनी टाइप हैं और इस पेशेंट को कौन सा एनेस्थीसिया मिला है, इसके पॉसिबल इफ़ेक्ट क्या हैं और उसके लिए मैंने क्या केयर करनी है, किस पोजीशन में पेशेंट को रखना है और क्या टाइम होगा जब पेशेंट होश में आता है, तो उसके बाद किस तरह से मैंने उसको नॉर्मल न्यूट्रिशन की तरफ लेकर आना है, जब उसका आईवी फ्लूइड बंद होगा, कब इसको फ्लूइड देना है, वो कैसे जब टॉलरेट करेगा, फैमिली को मैंने क्या बताना है। ज़ाहिर है जब आप बेड साइड पे होते हैं तो फैमिली तो आपसे भी पूछेगी, अगर डॉक्टर मौजूद हो कि ना हो, डॉक्टर होगा तो एग्जैक्टली। तो इस तरह से हम बेसिक साइंसेस के भी सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं और सोशल साइंसेस के भी पढ़ते हैं, एथिक्स भी पढ़ते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं, और फिर नर्सिंग के जो सब्जेक्ट हैं पर्टिकुलरली कि हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स एंड हाउ द माइंड इज़ इफ़ेक्टेड
when you are confronted with a particular health situation or you're confronted with a disease. तो इन सब चीज़ों को डील करने के लिए फिर मैनेजमेंट भी हम सिखाते हैं, और ज़ाहिर है कि मैनेजमेंट इसलिए सिखाते हैं कि आप जब बेड साइड पे नर्स होते हैं और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपको एक से ज़्यादा लोगों का, आपकी अपनी टीम के जो लोग हैं कि टीम की कैसे केयर करनी है, शेड्यूलिंग कैसे करनी है, तो मैनेजमेंट के जितने कॉन्फ्लिक्ट्स अगर टीम में हैं तो उसको रिजॉल्व करना है, तो इसलिए वो लीडरशिप मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं, टीचिंग लर्निंग भी पढ़ते हैं, क्योंकि अगर ऑल एनकम्पासिंग डिसिप्लिन, जी कंप्लीट डिसिप्लिन। जी जी अच्छा, इसमें वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन डॉक्टर के जो सिर्फ वो जो डॉक्टर्स के बारे में कहते हैं ना कि उनको पढ़ाया जाता है कि मेडिसिन, और वो काफ़ी रटने का काम, आई डोंट नो। डॉक्टर्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो उनको 5 साल में काफ़ी मेडिसिन के बारे में, बीमारियों के बारे में रटते हैं। ह्यूमन इंटरेक्शन डॉक्टर्स का कम होता है गालिबन, इट्स मोर स्पेसिफिक टू मेडिकल, एंड नर्सेज आर मोर इंटरैक्टिव। ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, सारे पेशेंट उसकी साइकोलॉजी को भी देखते हुए देखना। सो ए गुड नर्स इज आल्सो गुड साइकोलॉजिस्ट इन अ वे विद द पेशेंट। सो इट्स ब्रॉडर रोल इन अ वे, बहुत ब्रॉडर रोल है। सिर्फ ये है कि आई थिंक इट्स द मैटर इज जर्नलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। मैं किसी को आई विल नॉट पुट इट डाउन। आई थिंक एवरी टीम मेंबर इज, यू नो, दे हैव देयर ओन रोल। इट शुड बी नोन एंड इट शुड बी रिस्पेक्टेड। डॉक्टर को शायद हमसे ज़्यादा डेप्थ पे पढ़ना होगा, क्योंकि मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन की उसकी अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है जी। तो इसलिए उनको वो ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन नर्स को भी वो पढ़ना सब कुछ इसलिए पड़ता है कि ये कौन सी ड्रग हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट कैसे हो सकते हैं, तो मुझे साइन सिम्टम से कैसे पता चलेगा, तो यू नो शी नीड्स टू मॉनिटर और ही नीड्स टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट। तो इसलिए उनको भी ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है। शायद उसकी डेप्थ डिफरेंट है, शायद नहीं, यकीनन आई विल से कि उसकी डेप्थ डिफरेंट है, लेकिन इसी तरह से अगर एक साइकोलॉजिस्ट है तो जाहिर है वो तो बहुत डेप्थ में पढ़ेगा, लेकिन हमने भी साइकोलॉजी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल भी पढ़ते हैं, दूसरे भी वो पढ़ते हैं, यानी उनको आनी चाहिए। MBBS का जो कोर्स है उससे ज़्यादा जो मेडिकल का जो आपका जो BSCN का कोर्स है, आई थिंक इट्स मोर ब्रॉड इन टर्म्स ऑफ यू नो, उसकी जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, साइकोलॉजी है, अच्छा ह्यूमन जो है वो केयर का भी है, सोशियोलॉजी है, कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी है, लीडरशिप मैनेजमेंट है, टीचिंग लर्निंग है, एंड देन यू आल्सो रीड मेडिकल सर्जिकल फार्माकोलॉजी एंड ऑल दैट। सो इट्स अ कंप्लीट डिसिप्लिन। यानी नौजवानों को खासकर ये पता होना चाहिए, इट्स नॉट ओनली अबाउट यू नो caring a patient, it's behind that there is a huge knowledge and academic discipline. अब इसमें जो नौजवान हैं who want to pursue career in nursing, उनके लिए तो बहुत कुछ है, फिर मतलब दे कैन करियर लीडर्स बड़े बनते हैं, जैसे आप खुद हैं, मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, हेल्थ केयर में भी आप एक्सेल कर सकते हैं, एंड देयर आर अदर वेज एज वेल, यू नो। तो पाकिस्तान में इस तरह के जो शोबे हैं इनके लिए क्या इंसेंटिव्स मौजूद हैं? एनी इंसेंटिव्स कहीं हैं कि अगर कोई नौजवान फ़र्ज़ करे उसने करियर में एक्सेल करना नर्सिंग के किसी शोबे में, सो वेयर टू गो और हाउ टू नो ऑल दैट? हाउ यू नो उनके प्रोस्पेक्ट आप कह रहे हैं? जी, प्रोस्पेक्ट्स क्या है? प्रोस्पेक्ट बहुत ब्रॉड है ना जी। एस्पायरिंग कोई है तो उसने जाना है, करना है कुछ। मेडिकल डॉक्टर को तो पता है कि आपने जाके MBBS का वो टेस्ट देना है, उसके बाद आपने जाना है। ओके, आई गॉट योर क्वेश्चन। नर्सिंग के लिए क्या है, मतलब बिकॉज वी जनरली डोंट नो कि हाउ टू स्टार्ट, एंड क्योंकि हमें हमारे जब हम यू नो जब हम FSC करते हैं हमारे नौजवान या कोई इंटरमीडिएट, तो उनको पेरेंट्स भी ये समझाते हैं आपने ये डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, और कुछ नहीं बनना, सोशल साइंस पढ़ने हैं ना कहीं जाना है। तो इस माहौल के अंदर समवन इज स्टिल aspiring to go for nursing with all this broad category of knowledge that is coming in, तो उसके लिए कहाँ जाना चाहिए? क्या पहले एक छोटी सी बात कहूँगी, अगर आपने नर्सिंग की है ना तो आप कभी भी जॉबलेस नहीं रहेंगे।
आप अगर एक डॉक्टर हैं ना तो या साइकोलॉजिस्ट हैं तो हो सकता है कि फिर भी आपको वो तलाश रहेगी, वक्त लगेगा। लेकिन मेरे पास तो ये हाल है कि अभी आप ग्रेजुएट नहीं होते और आपके पास ऑफर्स होती हैं। ज़्यादातर तो ये होते हैं कि जहाँ आप इंटर्नशिप करते हैं ना वही आपको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इनिशियली ये होता है कि जब आप नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हैं और इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद ये है कि कम से कम 2 से 3 साल आप बेड साइड पे काम करते हैं, लेकिन विद इन दैट भी आपकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ कैसे होती है कि पहले आप सिर्फ अपने पेशेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, फिर आप यूनिट इंचार्ज बनते हैं, फिर हेड नर्स बनते हैं, तो साथ साथ मतलब आपकी ग्रोथ होती रहती है, कैरियर लैडर मौजूद जी मौजूद है वहाँ पे। और विद इन दैट इतनी सारी वैरायटी है, क्योंकि जब आप इंटर्नशिप भी करते हैं ना तो आपको रोटेट करते हैं डिफरेंट यूनिट में, तो फिर आपकी चॉइस है। अगर आप एक्सीडेंट इमरजेंसी में काम करना चाहते हैं, आप मेडिकल सर्जिकल में करना चाहते हैं, आप क्रिटिकल केयर एरिया जैसे ICU, CCU, रिकवरी, आपको ऑपरेशन थिएटर में ज़्यादा अच्छा लगा कि आपको ज़्यादा जागते हुए लोगों से बात नहीं करनी है, सोए हुए से करनी है, तो उसमें आप जा सकते हैं। आपको पॉपुलेशन में बच्चे ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो यू कैन गो टू पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेट्स, ठीक है जी। और अगर आपको अडल्ट्स के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है तो विद इन दैट इतनी सारी मौजूद हैं। इसी तरह से अगर आप ये अभी बहुत हर जगह पे नहीं मौजूद, लेकिन अगेन इट्स बीन इंट्रोड्यूस्ड कि अगर आप क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, दैट यू अपग्रेड योर स्किल और एजुकेशन, और आप बेड साइड पे रहना चाहते हैं तो ये भी है। और अगर आप मैनेजमेंट का कैडर लेना चाहते हैं तो उसमें भी आप जा सकते हैं। इनफैक्ट मैं इसी प्रोग्राम के तवसत से कहना भी चाहूँगी कि आगा खान यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी ही एक शुरू करने जा रहे हैं क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट के लिए, एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग में, कि आपने अगर मास्टर्स किया हुआ है तो उसके बाद 1 साल का कोर्स होगा, और जिस तरह से अब्रॉड काफ़ी सारी चीज़ों की फिर उनको ऑटोनमी मिलती है क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट को, तो वो इस तरह से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो ये सब तो मैंने आपको हॉस्पिटल की साइड बताई। स्कूल हेल्थ का भी कॉन्सेप्ट है। आप अगर एक अंडर ग्रेजुएट भी डिग्री भी है तो यू आर केपेबल टू वर्क एज अ स्कूल हेल्थ नर्स आप कर सकते हैं। और फिर अगर आपने BSCN के बाद भी अगर आप के पास एक्सपीरियंस है तो यू कैन जॉइन एज अ इंस्ट्रक्टर। कुछ लोग लेक्चरर बोलते हैं, कुछ लोग इंस्ट्रक्टर, अगर आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तरफ वो है, ध्यान है जी। और फिर आप अपनी एजुकेशन को आगे अपग्रेड करें, मास्टर्स करें, PhD करें, तो यू कैन गो अप टू द फुल प्रोफेसर लेवल while doing your job, right? एग्जैक्टली, दैट इज़ अनदर इंसेंटिव। क्योंकि नर्सिंग में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि यू कैन वर्क एंड यू कैन स्टडी ऑल्सो। सो इसीलिए मैंने कहा था कि स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि बहुत कुछ आप कर सकते हैं। यू कुड बी ए रिसर्चर इफ़ यू वांट टू टेक अ प्योर रिसर्च का ट्रैक लेना करना चाहते हैं तो अभी हैं। इवन पाकिस्तान में भी ऐसे नर्सेज हैं कि वो NGOs के साथ काम करते हैं, सिर्फ रिसर्च पे ही उनका फोकस है, तो वो भी है। इसमें तो एक तो ये पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तानी जो ट्रेन नर्सेज हैं उनकी मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतर रेपुटेशन है जी, बहुत अच्छी है। हमारे UK में भी नर्सेज हैं, सारे कंट्री में, कनाडा में बहुत हैं, US में बहुत हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, डेनमार्क में हैं, जी। और मिडल ईस्ट में अभी मतलब हमारे मेरे ख्याल में एक नर्स की कोई 5-6-7 लाख 8 तक इस तरह की सैलरी, स्टाफ नर्स की सैलरी। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एनीबडी इन द मैनेजमेंट कैडर और एज एन एजुकेटर। तो यहाँ से जब ये जाते हैं नर्सेज, उनको कोई डिफरेंट एक मज़ीद कोर्स करना पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पे, या ये चल जाता है? जो अगर अच्छी जगह की जो मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो उसमें तो मज़ीद उनको कुछ नहीं करना पड़ता है। होता ये है कि अगर आपने पाकिस्तान में नर्सिंग कर ली और आपने इंटर्नशिप कर ली और फिर उसके बाद प्रोसेस होता है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से लाइसेंसर लेने का।
तो जब आपके पास लाइसेंस आ जाता है तो फिर हमारी एजुकेशन रिकग्नाइज्ड है। ख़ासकर अगर आप BSc नर्स हैं। डिप्लोमा में हमारी थोड़ी डिफिशेंसी होती थी, उस वक्त उनको कुछ एडिशनल कोर्सेज लेना पड़ते थे, लेकिन अभी नहीं लेना पड़ते एडिशनल। तो सिर्फ वो ये है कि वो आपकी वेरिफिकेशन करते हैं और कुछ जगह पे है कि वो कुछ पीरियड ऑब्जर्वेशन आपकी रखते हैं और वहाँ का पीरियड होता है जी वो होता है। प्लस जैसे वहाँ कुछ उसमें कंट्रीज़ में आपको वहाँ का लाइसेंसर एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। सो दैट इज़ वो उनके अपने भी हैं, मतलब अपने कंट्री के लोग भी हैं। अगर वो किसी भी कॉलेज से उन्होंने नर्सिंग की है तो देन दे हैव अ बोर्ड एग्ज़ाम होता है। तो इसी तरह से अगर हमारे नर्सेज भी जाते हैं तो हर कंट्री में नहीं, लेकिन जिस कंट्री में ये सिस्टम है तो फिर यहाँ से भी अगर कोई जाएगा तो उसको वो लाइसेंसर एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। अच्छा, अब आते हैं जो रिमोट एरियाज़ हैं पाकिस्तान में, मुख्तलिफ प्रोविंसेस में जी, तो यहाँ से ये पसमानदा इलाके भी हैं, ज़ाहिर बात है, फाइनेंशियली भी बैकवर्ड हैं, अदरवाइज़ भी जी। तो यहाँ के नौजवान अगर नर्सिंग में जाना चाहते हैं, अव्वल तो फीसें बहुत ज़्यादा होती है अच्छे कॉलेजेस में, कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हैं उनके लिए, किस तरह वो अगर कोई आना चाहे? मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर गवर्नमेंट में वो जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं कि वो आपसे फ़ी या तो कम चार्ज करते हैं या चार्ज नहीं करते हैं। इनफैक्ट कुछ स्टाइपेंड भी आपको देते हैं। कुछ स्कूल जो कन्वर्ट हुए हैं डिप्लोमा से डिग्री में, तो वो आपको इनफैक्ट और लिविंग के लिए भी कुछ देते हैं आपसे लेने के बजाय। कहीं पे मिनिमम चार्ज करते हैं, जैसे KMU है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो वो आपसे थोड़ा सा चार्ज भी करते हैं। और HEC जो है, हायर एजुकेशन कमीशन, वो भी कुछ स्कॉलरशिप देते हैं गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स को। इसके अलावा मैं एक और जिक्र करना चाहूँगी नेशनल इंडाउमेंट फॉर टैलेंट स्कॉलरशिप, नेस्ट के नाम से, ठीक है। आई अपोलोजाइज अगर मैंने उसके कुछ गलत किया हो उसकी अब्रीविएशन को करने एक्सप्लेन करने में, लेकिन इट्स कॉल्ड नेस्ट। इन्होंने ग़ालिबन 2020 से ये गवर्नमेंट का है और इन्होंने नर्सिस को 2000 स्कॉलरशिप से शुरू किया। और इसमें इनका जो मेन था, इन्होंने अंडर ग्रेजुएट को भी दिए, लेकिन ज़्यादातर जो इनका फोकस था वो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, ताकि वो फैकल्टी डेवलप कर सकें कंट्री में। तो वो इट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को भी देते हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी देते हैं। तो वहाँ पे भी स्कॉलरशिप्स हैं। और तो यूँ काफ़ी हैं। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप, जैसे मैं अपने ही इंस्टीट्यूशन का दूंगी, हमारे पास भी, और मैं चूँकि आगा खान से आई हूँ तो वहाँ पे भी ये वाला है, स्कॉलरशिप है जी, स्कॉलरशिप भी है, और बल्कि हम भी कॉल इट स्पॉन्सरशिप। और उसमें ये है कि दे पे योर फ़ी, वो आपका फ़ी पे करते हैं, लेकिन इन रिटर्न वो आपसे सर्विस बॉन्ड के लिए कहते हैं। सो व्हेन यू ग्रेजुएट यू विल वर्क देयर ऑन पे। ऐसा नहीं है, यू विल हैव ऑल द राइट्स, जैसे एज ए रेगुलर स्टाफ, जी, एज ए रेगुलर स्टाफ आपके जितने भी बेनिफिट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आपको वैसे ही मिलेंगी। लेकिन सिर्फ ये है कि ज़ाहिर है, जैसे भी अगर हमारा शिफा का इंस्टीट्यूशन है तो वो ये चाहते हैं कि अगर शिफा के ग्रेजुएट उनके पास आते हैं तो दे हैव कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी, ठीक है जी, उन्होंने पढ़ाया होता है सारे क्वालिटी का। तो वो आपसे कहते हैं कि हम आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं। और जैसे हमारे पास आप 100% के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 100% है तो वो फिर 4 साल की उन्होंने आपकी फ़ी दी है, तो वो 4 साल की सर्विस बॉन्ड आपके साथ आपसे मांगे। डोंट डिडक्ट एनी सैलरी? नहीं, बाइंडिंग होती है, सिर्फ बाइंडिंग जो है आपको कमिटमेंट करनी है। और अगर आप 50% लेते हैं, 50% फी, तो फिर 2 साल। तो ये वाला, बल्कि इस दफ़ा अभी तो मैंने कहा है कि अगर
वो 50% है तो 2 years की कमिटमेंट दें, 75% लेना चाहते हैं तो 3 years की, और अगर 100% है तो 4 years की। Okay. तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेक थिंग ईजियर। AKU में भी इस तरह है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में ऐसा है कि देन वो आपकी फ़ी वो आपकी देते हैं, बट देन दे इन लिeu ऑफ दैट दे रिक्वेस्ट यू फॉर स्पॉन्सरशिप। राइट। तो ये भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों के पास। तो और रिमोट एरियाज़ के और क्या चैलेंजेस आपके ख्याल में हैं जो खासकर रिमोट एरियाज़ के लिए? एक तो रिसोर्सेज तक एक्सेस का इशू है, लोगों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है ना, मतलब हाउ टू वेयर टू गो द राइट प्लेस टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। दैट कुड बी वन थिंग। वैसे अभी उसमें भी डिपेंड करेगा। मेरा तो ये ख्याल है कि जितने अवेयरनेस है और जिन बच्चों की एक्सेस है टू सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया उन फॉरम्स पे तो ये काफ़ी इंफॉर्मेशन यूँ अवेलेबल हैं उससे। लेकिन एक सिर्फ ये मैं आपके ही प्रोग्राम की तवसत से ये कहना चाहूँगी कि जब सेलेक्ट करते हैं तो अगर वो थोड़ा सा ये ज़रूर देख लें कि वहाँ पे टीचर्स की क्या सिचुएशन है, और क्लिनिकल का जो मैंने कहा था ना कि दो हमारे बड़े चैलेंजेस हैं कि उनकी क्लिनिक क्या, उनका अपना कोई हॉस्पिटल है, उसमें किस किस्म की सर्विसेज है। जाहिर है कि उनका जैसे एक्सपोजर होगा उसी तरह से उनकी लर्निंग होगी। स्कूल के साथ कॉलेज के साथ हॉस्पिटल होता है कि प्रैक्टिसेस। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली जी। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जहाँ हॉस्पिटल के बगैर भी हैं कॉलेजेस, मतलब ओनली कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल नहीं है। देयर आर कॉलेजेस वो उनकी फिर किसी के साथ अफिलिएशन होती है। अच्छा, वो कहीं ना कहीं अफिलिएशन होती है, और दैट इज वेरी क्रिटिकल ना, वो करके फिर उधर वो अफिलिएशन रखते हैं। सम टाइम देन दोज कॉलेजेस हैव टू पे टू द इंस्टीट्यूशन जो सर्विस का जो हॉस्पिटल है उनको करना पड़ता है, लेकिन फिर वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। इस सूरत हाल में कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मौजूद है? पाकिस्तान नर्सिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क? जी, वी हैव पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, वी कॉल इट पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल। ओके, पहले ये इनका क्या बेसिकली मेन फंक्शंस क्या है? फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू ओपन ए नर्सिंग स्कूल, सो आई हैव टू गो थ्रू अ सर्टेन रेगुलेटरी। जी, तो उसमें यही है, इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है एक पूरी डायरेक्शन है कि अगर आपको एक 50 लोगों के लिए 50 के इनटेक के लिए आपको कॉलेज खोलना है, तो उसके लिए आपकी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट क्या होगी, फैकल्टी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, स्टाफ की रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपकी फ़िज़िकल जो आपकी बिल्डिंग है, स्पेस है जी, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये सब चीज़ों के लिए है। इसी तरह से फिर उसी रेगुलेटरी बॉडी का जो प्रोग्राम हमने प्रोग्राम डेवलप करते हैं, उसमें करिकुलम की डिसीजन, करिकुलम डेवलप करने में, रिवीजन में उनका उसमें रोल होता है। प्लस जो पॉलिसीज़ हैं अराउंड एजुकेशन, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जब नर्सिंग प्रोग्राम थे डिप्लोमा के, तो वो अप्रेंटिसशिप बेस पे थे। सही। उसका मतलब ये था कि आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं, लेकिन यू आर वर्किंग एज अ स्टाफ नर्स, ठीक है, आपकी फुल ड्यूटीज़ होती थी। तो आपको स्टाइपेंड भी मिलता था, लेकिन यू वर ट्रीटेड एज अ चीप लेबर ऑल्सो। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। यू गो फ्रॉम द स्कूल और आप एक सर्टन ऑब्जेक्टिव के लिए जाते हैं, एक सर्टन पीरियड है, ग्रेजुअली यू गेट एक्सपोज टू वर्क एज ए इंडिपेंडेंट नर्स। तो ये सारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है उसके लिए, और लाइसेंस, यानी जब आप अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद वो लाइसेंस आपको पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ही देती है। हर नर्स के पास लाइसेंस होता है? जी, हर नर्स के पास, एंड इट्स रिन्यूड। कितने साल का वैलिड होता है? 5 years जी। आफ्टर 5 years दे हैव टू रिन्यू? जी, वी हैव टू रिन्यू। टेस्ट से गुजरना होता है या रिन्यूअल प्रोसेस? इस वक्त ऐसा नहीं है। इट वाज कंसिडर्ड अबाउट 2 years बैक, इस पर डिसीजन भी हो गया था कि कितने क्रेडिट हमें चाहिए होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप इम्पोज कर दें कि आपको इतने क्रेडिट्स चाहिए। यू ऑल्सो नीड टू इंश्योर दैट पीपल हैव एक्सेस टू कंटिन्यूइंग एजुकेशन टू गेट दोज क्रेडिट्स। तो उस पर काफ़ी अच्छा काम हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी सारी चीज़ों की
तरह वहाँ से भी हम थोड़े डीरेल हो गए। अच्छा, जो वेजेस का है, जी, मतलब हम तो अक्सर मीडिया पे देखते हैं यंग डॉक्टर्स जो है ना वो हर वक्त एहतजाज में होते हैं जी, कि सैलरीज कम है। नर्सेस के साथ क्या सूरत हाल है? नर्सेस भी इसका हिस्सा हैं? जी, नर्सिस की भी मेरे ख़्याल में टीचर्स से तो दे आर वेल पेड। कहते हैं ना, कभी कभी आप आसपास सबको देखें हाँ, तो अच्छी है, लेकिन वेरिएशंस आर देयर। इस वक्त तो मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट की अच्छी है। कोई फ्रेश जो स्टाफ नर्स है उसकी भी कोई 50 से तो ऊपर ही शुरू होती है, अच्छा, 60 समथिंग इस better तरह से। than doctors, right? जी, ऐसा है। हाँ, और प्राइवेट में भी वो हैं, इवन इंटर्न की जो है वो 30-35 से Okay. 35 तक 1000 वो होती तक है। होती थोड़ी बहुत मतलब वेरिएशंस भी हैं, सही। इसलिए मैं थोड़ी सी ज़ाहिर केयरफुल बात हूँ है, किसी हम भी एक खबरदार उसको है कोट अपने, करना है। जी, but there has to be some जी, not less than minimum जी, wage, of जी। course. लेकिन आप अगर इंटर्न हैं और आपको ये पता है कि आपकी जॉब फॉर श्योर है और आपका शुरू हो जाता है 33-35 से शुरू हो जाता है, तो फिर और आपका आपके करियर दूसरे भी तो बेनिफिट सिक्योर है ना? एग्जैक्टली आफ्टर दैट यू विल बी प्लेस्ड इन एज अ स्टाफ। एग्जैक्टली। और फिर इतनी जो डिमांड है अब्रॉड, जैसे पाकिस्तान के अंदर इवन कितनी डिमांड है? वी जी, कैन नॉट मीट अंदर भी है और बाहर, इसलिए मैंने कहा आप कभी जॉबलेस नहीं रह सकते। इफ़ यू आर अ नर्स, यू विल ऑलवेज हैव अ जॉब। स्काई इज द लिमिट। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें फिर ये बताएं कि हमारे नौजवानों को कोई पैगाम आप देना चाहती हैं कि अगर वो इस शुबे में, जैसे डिस्कशन तो हो गई वैसे ओवरऑल, जी, लेकिन एनी एडिशनल थिंग दैट यू वांट टू शेयर कि दोस हु वांट टू एस्पायर दिस करियर? मैं तो ये कहूँगी कि नर्सिंग एक ऐसा शोबा है, एक ऐसा प्रोफेशन है कि इफ़ यू हैव डन इट वेल तो आप दोनों जहान के लिए कमाई करते हैं। यहाँ पे तो आपको तनख्वाह मिलती ही मिलती है, But the reward is bigger. लेकिन द रिवॉर्ड इज़ मच बिगर। ठीक है, और वो शायद कहने से तो नहीं होगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप अगर ख़ुद जब नर्स होते हैं, वो जो सेटिस्फेक्शन आपको फ़ील होती है, यू नो, when you help and you see the outcome and you see the smile on the patient face or their family face, and you know when you are thanked, उसको मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकती, वो महसूस करने की चीज़ है। इस काइंड ऑफ फीलिंग, जी, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। ठीक है, तो दोनों जहाँ की कमाई है, बट यू हैव टू बी कमिटेड, आई मस्ट से। एब्सोल्युटली, कि अगर आप, हर प्रोफेशन की ज़रूरत है, बुनियादी कमिटमेंट इज़ अ मस्ट। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर रईसा गुल, आज आपने बहुत तफसील के साथ एक अहम शोबे पे, जिसमें मैं ख़ुद बहुत ही जाहिल था, इस प्रोग्राम के बाद आई एम बेटर ऑफ एंड मोर एजुकेटेड अबाउट नर्सिंग, एंड आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर यंग जनरेशन पर्टिकुलर, जो इस शोबे में अपना करियर देखते हैं, और इट्स अ ह्यूज डिसिप्लिन। तो आई होप इट विल हेल्प लॉट ऑफ पीपल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।